अवामी लीग की इंडिया पॉलिसी हमेशा से ही बांग्लादेश के अंदर क्रिटिसिज्म का शिकार रही है फॉर बीइंग टू मच फ्रेंडली, और एट टाइम्स बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को भी वो कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ये भी उन पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं अपोजिशन की जानिब से। वो कहते हैं कि इंडिया से अवामी लीग को मिलता कुछ नहीं है, लेकिन देकर वो बहुत कुछ आ जाता है इंडिया को। अब कल इंडियन मीडिया में कुछ नई रिपोर्ट्स ऐसी छपी हैं जिनको देखकर एक बार फिर दोनों मुल्कों के एक दूसरे के बारे में बनाई गई पॉलिसीज़ में फ़र्क साफ जाहिर नज़र आता है। इंडिया के अंदर हिंदुत्व के इंतहा पसंदों के हाथों आए रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ की खबरें रिपोर्ट होती रहती हैं, ख़ास तौर पर इंडियन माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, जिनको पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क कंडेम करते रहते हैं। लेकिन अवामी लीग की सरकार ने शायद ही इन हरकतों पे बीजेपी सरकार को कभी कंडेम किया हो। ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे उनको कंडेम किया गया, ना बाबरी मस्जिद वाला जो डिसीजन आया उस पर कंडेम किया गया, ना ज्ञानवापी मस्जिद वाला केस जो है उस पर कंडेम किया गया, और ना ही हिजाब बैन पे कंडेम किया गया। हत्ता कि बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा की जानिब से इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात के बारे में जब गलत ज़बान इस्तेमाल की गई, तब भी दुनिया भर के मुसलमानों ने बीजेपी को कंडेम किया था। लेकिन अवामी लीग ने उस वक्त ही उस वाक़े को भी, यानी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा उसकी मजम्मत करना या निंदा करना उसकी। लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर इससे कोई 10 गुना छोटा इशू भी हो जाए ना, तो बीजेपी की जानिब से आपको हमेशा इंटरफेरेंस होती हुई नज़र आती है बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में। और ऐसी ही एक इंटरफेरेंस कल हुई है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में। कल भी एक इंटरफेरेंस बीजेपी की जानिब से हुई है। असल में इंडिया में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मोदी साहब ने खिताब करते हुए चाइना और पाकिस्तान का नाम लिए बिना खूब उनको बुरा भला कहा। लेकिन इसमें बांग्लादेश भी इन्वाइटेड था। बांग्लादेश की जो होम मिनिस्टर हैं असदुज़्ज़मान खान, वो वहाँ मौजूद थे। उनसे मुलाकात की है इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, और अमित शाह साहब ने कहा है कि हमें कंसर्न है, बहुत कंसर्न है, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर मंदिरों पे हमले हो रहे हैं और वहाँ की हिंदू बिरादरी के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब देखें, प्रिंसिपली ये बात ठीक है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन वहाँ की हुकूमत की जिम्मेवारी होती है, और जो लोग भी इवन रिएक्शन में ही सही माइनॉरिटीज़ को सताते हैं वो गलत करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अप्रोच का है। असल में वो बंदा जो कि बांग्लादेश के शहरियों को दीमक कह चुका है, जिसके लिए दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इंक्लूडिंग राइटर्स खबर लगा चुके हैं कि अमित शाह वोज टू थ्रो इलीगल इमिग्रेंट्स इनटू बे ऑफ बंगाल। और द हिंदू की भी पुरानी आप ये ज़रा रिपोर्ट देख लें कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आर लाइक टर्माइट्स। अमित शाह और जिस बंदे की अपनी पार्टी के नुपुर शर्मा जैसे लोगों को दुनिया भर के मुसलमान मुल्क माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हेट स्पीच पे कंडेम कर चुके हैं, वो बंदा बांग्लादेश के होम मिनिस्टर को माइनॉरिटीज़ पे लेक्चर देता हुआ नज़र आया कल। हालांकि अवामी लीग बीजेपी के एंटी मुस्लिम हरकतों पे खामोशी रहती है, फिर भी देखें बीजेपी उनको सुना रही है। कल इंडिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स में ये खबर छपी है, जैसा कि आप आउटलुक की भी ये रिपोर्ट देख लें कि होम मिनिस्टर अमित शाह रेजेस इश्यूज ऑफ अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़ टेम्पल्स इन बांग्लादेश विद काउंटर पार्ट। उसूली तौर पर तो असदुज़्ज़मान को ये पूछना चाहिए था अमित शाह से कि पहले आप ये क्लियर करें कि आपने बांग्लादेशियों को दीमक क्यों कहा था और अभी तक आपने उस पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी। और ये पूछना चाहिए था कि आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का जो मुखिया है, हर 4 रोज़ के बाद क्यों कहता है कि हमें जो है वो मर्ज करना है बांग्लादेश को इंडिया के अंदर। वो क्यों कहते हैं हर 4 रोज़ के बाद? ये सवाल करना चाहिए था ना। 2 रोज़ पहले भी वैसे अमित शाह साहब की पार्टी बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएस का चीफ मोहन भागवत कह चुका है कि इंडिया के अंदर जो भी हैं हिंदू ही हैं, बस और कोई नहीं है, हिंदू ही हैं सारे के सारे जो भी हैं इधर। तो इस पे अवामी लीग को सवाल करना चाहिए था अमित शाह साहब से, लेकिन उल्टा हुआ है और अमित शाह साहब ही पूछते रह गए कि ये बताएं क्या हो रहा है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। और अमित शाह ये भी पूछते रहे कि देखें, हमें ना बहुत चिंता है आपके मुल्क में जो रिलीजियस वायलेंस है उस पर, और फिर घुसपैठ भी हो रही है हमारी तरफ। हालांकि हमने बॉर्डर पर फेंसिंग का भी काम शुरू कर रखा है, लेकिन फिर भी घुसपैठ नहीं बंद हो रही। ये भी वैसे डिस्कस हुआ है, ये जो फेंसिंग वाला इशू है ये भी डिस्कस हुआ है। अच्छा, अफगानिस्तान के खिलाफ भी अमित शाह साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आए कल, और अफगान तालिबान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 से लेकर रीजन के लिए सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
द हिंदू जैसा कि रिपोर्ट कर रहा है कि अलकायदा इस्लामिक स्टेट इमर्ज्ड एज मेजर चैलेंजेस आफ्टर अगस्त 2021। अगस्त 2021 में असल में अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की सरकार आ गई थी। 15 अगस्त 2021 को इंडिया के नेशनल डे के मौके पे वहाँ पर तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया था। तो शायद इसीलिए वो उस महीने की बात कर रहे हैं कि तब से लेकर सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं। लेकिन देखें, इस्लामिक स्टेट जो है, दाइश जिसको कहते हैं, ये खुद अफ़गान तालिबान विरोधी ग्रुप है एक अफ़गानिस्तान में। और अगस्त 2021 के बाद भी देखें वहाँ पर वायलेंस में कमी आई है। अगर आप डेटा उठा के देख लें तो एक साल के अंदर पहले से बहुत कम वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। लेकिन जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा दाइश ने क्लेम किया हुआ है। तालिबान के टेक ओवर के बाद वहाँ जितने हमले हुए हैं सबसे ज़्यादा दाइश ने किए हैं। और दाइश और तालिबान के बारे में परहैप्स अमित शाह साहब की मालूमात दुरुस्त नहीं लग रही। दोनों एक दूसरे के एंटी ग्रुप्स हैं। बल्कि तालिबान खुद सवाल करते रहते हैं कि इनको आखिर फंडिंग कौन कर रहा है हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। वो भी पूछते रहते हैं कि इनको कौन पैसे दे रहा है और कौन इनके पीछे है। तो अफ़गान तालिबान जो है, देखें, वो नई रियलिटी है, रीजन की नई रियलिटी है और इन्होंने रहना है यहाँ पे। उनकी पावर पे ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने अमेरिका जैसी फोर्स को शिकस्त दी हुई है और उनको डिसमेंटल करना इतना आसान होगा नहीं। अगर कोई फोर्स उनको डिसमेंटल करेगी भी तो यही होता जो कि 20 साल से होता चला आ रहा था। दे वुड हैव रेजिस्टेड ऑलरेडी। और चाइना को ये पता है, रशियंस को पता है, इसीलिए दोनों मुल्कों ने इनके साथ अपने जो टाइज हैं वो बना के रखे हुए हैं। इंडिया को भी रशिया और चाइना की तरह तालिबान से टाइज बनाने चाहिए। तालिबान खुद ऑफर कर चुके हैं। तालिबान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमने कोई इंडियन प्रोजेक्ट बंद तो नहीं किया, इंडियंस तो खुद चले गए ना, हमने तो उनको नहीं बोला कि आप जाएं यहाँ पर। इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे, वो सारे के सारे बीच में बंद हो चुके हैं। तो तालिबान ने उनको ऑफर दी हुई है कि आप दोबारा आएँ यहाँ पर, काउंसलेट अपना खोलें और अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करें। लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। वो इनको अभी भी सिक्योरिटी चैलेंजेस के रूप में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से ये काउंटर प्रोडक्टिव ही रहेगी। तालिबान वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ की हुकूमत है और इंडिया को अब उन्हीं के साथ डील करना पड़ेगा। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह के बयानात अगर होम मिनिस्टर के लेवल का बंदा देगा तो दिस विल हर्ट अफगानिस्तान और इंडिया टाइप। अच्छा, आखिर में मैं ये डिस्कस कर दूं आपके साथ कि थोड़ी देर पहले मैंने आरएसएस की बात की। तो आरएसएस के जो हिंदुत्व के नज़रिए के फाउंडर थे, ये जो मोहन भागवत साहब ने बात की ना कि इंडिया के अंदर जितने भी रहते हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, ये असल में जो फाउंडर थे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, विनायक दामोदर सावरकर साहब, ये उनकी असल में आइडियोलॉजी है। तो उनके बारे में एक दो रोज़ पहले राहुल गांधी साहब जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उस हवाले से मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स में एक स्पेशल एपिसोड किया हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा कि उसमें उन्होंने दामोदर सावरकर साहब जो है उनके बारे में क्या कहा हुआ है और सावरकर को कैसे आरएसएस वाले आजकल इंडिया का नया फादर ऑफ द नेशन बनाने पे तुले हुए हैं। इस हवाले से मैंने डिटेल में प्रोग्राम किया है, इसकी लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ज़रूर इसको देखिएगा।